ऑलराइट, सो टुडे वी आर हैविंग कारीगरी। और ये ट्रैक हम लोगों ने फेब में रिलीज़ किया था। सबसे ख़ास बात और जो इस गाने को सभी गानों से अलग बनाती है कि इस गाने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये गाना बहुत पहले कंपोज किया गया था और लाइक बीन मोर देन 2 इयर्स, और इसका प्रोडक्शन 2025 में हुआ है। देखो, 2 साल में एक आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा अपग्रेड करता है। मैं ये नहीं बोलूँगा बदल जाता है, वो अपग्रेड करता है। आर्टिस्ट ने अपग्रेड किया, सिस्टम ने अपग्रेड किया, प्रोसेस ने अपग्रेड आया। ये सारे अपग्रेडेशंस अगर आपके ट्रैक को एनहेंस कर रहे हैं, अगर आपके ट्रैक को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अप्लाई करना बनता है। नहीं तो अब यहाँ पे कैच क्या आता है कि अब आपका दिमाग चलता है करेंट टाइम के हिसाब से। आप करेंट मिक्सेस सुन रहे हो, आप करेंट प्रोडक्शन सुन रहे हो, मार्केट में जो भी नए गाने चल रहे हैं, आपका प्रोडक्शन स्टाइल चेंज हो चुका है। हर 6 से 8 से 10 महीने में आप चेंज करते हो, आपके एनालिसिस के अंदर चेंजेस आते हैं। तो टास्क और चैलेंज यही है कि गाने का सोल देखो 2 साल पुराना है। गाना जिस इमोशन में कन्वे किया गया था कॉम्पोजिशन के अंदर, वैसा का वैसा ही हमें साउंड कराना है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मिक्सिंग और प्रोडक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गाने का सोल ही चेंज कर दो, राइट। तो बेस कॉम्पोजिशन का ड्राफ्ट सिर्फ गिटार के ऊपर था। एक बहुत सॉफ्ट सॉन्ग था, सिंपल एकॉस्टिक रखने का प्लान किया गया था। बट क्योंकि होता क्या है ना, एकॉस्टिक सॉन्ग्स की लाइफ कंपेयर टू द फुली प्रोड्यूस सॉन्ग्स कम होती है। एक कमर्शियल की अगर मैं बात करूँ, एक एल्बम की अगर मैं बात करूँ, तो एल्बम कमर्शियली डिज़ाइन तभी होगी जब उसके अंदर फुल फ्लेज प्रोडक्शन इन्वॉल्व होगा, जब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली सही चल रही होंगी। थियोरेटिकली एक बार को गलत हो भी सकती है, पर अगर टेक्निकली वो चीज़ सही है तो आपको उसको रखना पड़ेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं ट्रैक सुना देता हूँ। ट्रैक का कोरस आता है यहाँ पर। बरसेगा तेरा फितूर, तरसेगा जो खुद से जुदा होके भी बस तेरी राह तलाशूं मैं। कारीगरी इन आँखों की बैठे बैठे निहारूं मैं। देखो, किसी भी गाने को बनाने से पहले, दिस पॉइंट इज स्पेशली फॉर प्रोड्यूसर्स, जो लोग गाने प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम मिक्सिंग पे तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम पिछले काफ़ी सारे वीडियोस में डायरेक्टली मिक्स सेंट्रिक वीडियोस बन रही थी और मेरे लेक्चर्स भी मिक्स के ऊपर ज़्यादा हो रहे थे। सो जस्ट फॉर द चेंज मैं आज प्रोडक्शन थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। गाने के प्रोडक्शन में कैसे स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट नहीं करना है, एक बार लिरिक्स को सुनो। लिरिक्स कह रहे हैं कि कारीगरी इन आँखों की बैठे बैठे निहारूं में। मतलब एक कामनेस यहाँ पे डिलीवर हो रही है ना। कॉम्पोजिशन की जो कामनेस होती है उसको मेंटेन करने के लिए आप सबसे पहले देखो गाने में गैप कितना है। मैंने बहुत बार ये बात बताई है कि गाना कहाँ पे सांस ले रहा है। देखो, सांस ले रहा है क्या गाना? नहीं ले रहा। यहाँ पे सांस ली क्या गाने ने? बहुत थोड़ी सी। यहाँ पे ली क्या? नहीं ली। आपके 4 बार के कोरस में, आपके 4 बार की लाइन में गाने ने मुश्किल से मुश्किल एक या 2 बार सांस ली है। तो मतलब हमारा जो प्रोडक्शन स्टाइल होने वाला है वो होने वाला है काउंटिंग। एक रनिंग पैटर्न का म्यूज़िक चाहिए गाने को, ठीक है। ड्रम्स तो डिज़ाइन करे थे मैंने, एक बार सिर्फ ड्रम सुन के देखते हैं हम, क्योंकि अल्टीमेटली गाना टिकना तो ड्रम्स के ऊपर ही है, बेस के ऊपर ही है। मेलेडी एक अलग सेक्शन होती है, बट ड्रम्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक सिंथ ड्रम किट के साथ में एनालॉग और एकॉस्टिक ड्रम किट को मिक्स करके ये ग्रूव बनाया गया है, क्योंकि किक मेरी सिंथ वेव चल रही है। उसके बाद स्नेयर मेरा एकॉस्टिक है, स्नेयर एक और एकॉस्टिक है। फिर स्नेयर का बॉटम हमने अलग से रिकॉर्ड किया है। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं या भूल जाते हैं, नॉलेज की कमी होती है। अगर आप एक एकॉस्टिक स्नेयर लगा रहे हो अपने प्रोडक्शन के अंदर, उसका बॉटम लेके चलो। नॉट ओनली फॉर स्नेयर, अगर आप हाई एट लगा रहे हो, आपके पास अगर किक है, टॉम्स हैं, फ्लोर ड्रम है, राइड है, तो हर एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट की एक ख़ास बात होती है कि उनके बॉटम का साउंड जितना इम्पोर्टेंस रखता है, उससे
पूरा का पूरा आपका टोन टिका हुआ है बेसिकली, ठीक है, तो उसको इग्नोर मत करो। आप बॉटम्स की स्टडी करना सीखो। ऐसा तो है नहीं कि हम ऊपर की खाली शर्ट पहन के निकल जाते हैं, हमारे लिए बॉटम भी मैटर करता है ना। तो इंस्ट्रूमेंट के साथ भी यही होता है कि ऊपर की स्किन का अगर आप साउंड अगर ऊपर के माइक से ले रहे हो, तो नीचे की स्किन का साउंड आप किससे ले रहे हो। अगर ओके ओपन बॉटम होता है, ओपन बैक्स होते हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, पर फिर भी फ्लैप तो वाइब्रेट कर रहा है ना, फ्लैप तो दोनों तरफ वाइब्रेट करेगा, स्किन दोनों तरफ वाइब्रेट करेगी। अगर मैं किक ड्रम को हिट करता हूँ तो यहाँ पे तो एक्शन हुआ, पर उसका रेजोनेंस, उसका वाइब्रेशन, उसकी वेलोसिटी का परफॉर्मेंस, उसका एक्शन पीछे दिखा। करेक्ट। माइक पीछे इसीलिए लगाया जाता है। आप लोगों ने ड्रम किट की माइकिंग में देखा होगा कि माइक पीछे की तरफ लगता है किट में, पर एक्चुअली में जो प्रोफेशनल तरीके से ड्रम्स रिकॉर्ड करे जाते हैं उसके अंदर आपके पेडल के पास एक माइक लगता है ताकि अटैक रिकॉर्ड हो, ठीक है। अटैक और रिलीज कैसे रिकॉर्ड करोगे वरना। सेम गोज फॉर द स्नेयर। स्नेयर भी डुअल माइकिंग टेक्निक्स के ऊपर चलता है, एक ऊपर एक नीचे, हाई एट स्पेशली डुअल पे चलती है। एक्स वाई पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आपके टॉम्स हो गए, आपके फ्लोर्स हो गए, आपकी राइड्स क्रैश वगैरह हो गई, ठीक है। स्टील एलिमेंट को बेसिकली एक्स वाई पे रखा जाता है। अब ये हो गया हमारा किक, स्नेयर, बॉटम, ब्लूबर्ड, यानी कि हमारे पास हाई एट है ये, ओके। तो ये मेरा ग्रूव है। ये किक अलग से मिक्स हुई है, सारे एलिमेंट के एक बार मिक्स देख लेते हैं अपन। किक है यहाँ पे, स्नेयर ज़्यादा मिक्स नहीं है। देखो साउंड अच्छा चूज़ करोगे मिक्स कम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कब मिक्स नहीं करना है। मे बी शायद आप लोगों को नहीं पता है, बट आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि मिक्सिंग कब नहीं करनी है, कंप्रेसर को कब नहीं लगाना है, ठीक है। तो बार बार बोलते हुए अच्छा नहीं लगेगा, पर हाँ, लर्न व्हेन नॉट टू मिक्स। ड्रम्स के बाद अगर मैं बात करूँ तो बेस है मेरे पास। बेस डुअल टोन पे चल रहा है। एक सिंथेटिक टोन है क्योंकि मेरी किक को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास, मैंने बताया कि जो किक है वो सिंथ की फैमिली से आ रही है, तो सिंथ की फैमिली की किक को सपोर्ट करने के लिए, हाई रेंज के लिए मैंने बेस को सिंथेटिक रखा है, और बाकी सारे एकॉस्टिक एलिमेंट्स के लिए मैंने बेस ड्रम को बेसिकली पूरा पूरा जो बेस गिटार बोलेंगे, बेस कीज बोलेंगे, वो पूरी की पूरी चल रही है आपके सब एंड पे। क्योंकि अगर मैं बेस के साथ स्नेयर सुनाऊँ और बेस में एक EQ लगा के, देखो डिफरेंस सुनो, ये आ गया EQ, और इसको अगर मैं लेके आता हूँ 700 पे ले आता हूँ, और इसको अगर हम सुने ड्रम्स में खाली विदाउट किक, ताकि ड्रम्स ओवर रूल ना करें। देखो किक बहुत बड़ा टोनल एरिया कंज्यूम करती है EQ के अंदर, है ना, ये बात से सब एग्री करते हैं। पर किक के ऊपर जब आप बहुत सारे मल्टीपल फैमिली के इंस्ट्रूमेंट्स लगा दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एकॉस्टिक लगा रखा है, और अभी तो मैंने अपने FX और सिनेमैटिक्स ओपन नहीं करे हैं, तो उन फिर किक तो कमज़ोर पड़ेगी ना। किक को सपोर्ट करने के लिए क्या है आपके पास, फिर किक को सपोर्ट करने के लिए आपको बेस को ही इन्वॉल्व करना पड़ेगा उस पूरी प्लानिंग के अंदर, ठीक है। एक प्रोडक्शन हमेशा प्लान्ड होता है। रैंडम प्रोडक्शन लोग कहते हैं कि मैं बैठा और मेरे से रैंडमली बन गया, तो आप उनकी इस चीज़ से इम्प्रेस मत हो। बैकएंड में जाके देखो उन लोगों ने कितने सालों तक प्रोडक्शन पे काम किया है। मैं आज एक ट्रैक को हार्डली आधी से 1 घंटे में ख़त्म कर देता हूँ बना के। इट डज़ंट मीन कि मेरे सामने जो आ रहा है मैंने वो एलिमेंट लगा दिया, मेरे सामने जो साउंड मिल रहा है उसको लगा दिया, या फिर मैंने कोई भी रैंडम कॉर्ड प्ले कर दी। यार दिमाग में म्यूज़िक पहले ही बन चुका है, अब बस मैं उसको राइट कर रहा हूँ सिस्टम के ऊपर, दैट इज़ इट। ये हो गया हमारा रिदम सेक्शन, ठीक है। रिदम्स के बाद सुनते हैं मेलोडी और गिटार। सॉलिड्स हमारे पास हैं। ओके, एक डिपार्टमेंट होता है क्रिएटिव्स का। कॉर्पोरेट में भी अपन देखते हैं ना कि क्रिएटिव डिपार्टमेंट होता है। क्रिएटिव डिपार्टमेंट का काम डिलीवरी नहीं है, क्रिएटिव डिपार्टमेंट का काम डेवलपमेंट नहीं है, ग्रोथ नहीं है, जस्ट टू ऐड सम क्रिएटिविटी टू योर नेचुरल एलिमेंट, ठीक है। मैं मेरे गिटार की एक मेलोडी है, मैं यहाँ पे सुनाता हूँ उसको। लाइक आई हैव दिस गिटार,
इसको मैं बस से बाईपास करता हूँ, बस नंबर 1 में है, सॉलिड्स में। ओके नो, हाँ बस 1 क्रिएटिव्स में जा रहा है। इसको एक बार स्टीरियो आउट में सुनते हैं। इलेक्ट्रिक गिटार है, बहुत वार्म टोन पे रिकॉर्ड किया है, बहुत नेचुरल गिटार एक साउंड कर रहा है, बट दिस इज़ नॉट इनफ फॉर द प्रोडक्शन। तो उसके अंदर हल्की सी क्रिएटिव, अब एक बात ये आती है, या तो मैं अपने गिटार का टोन चेंज कर लूँ, पर अगर मुझे टोन यही रखना है, यही वार्मनेस रखनी है, यही वाली हाइज रखनी है, मिड का टेक्सचर मुझे यही रखना है, लो मेरा कंट्रोल आ रहा है, बात खत्म। मेरे लोस को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास मेरी किक है, मेरे गाने के लो एंड को बहुत अच्छे तरीके से ये एनहेंस कर रहा है गिटार। तो अब मेरे पास टास्क क्या है कि यार पहली बात तो गिटार इज द मोनो एलिमेंट, या तो मैं डीटी करके उसको लेफ्ट राइट भेज दूँ, स्टीरियो कर दूँ, पर कभी कभी एक्सेसिव ऑफ स्टीरियो विद भी गाने को अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो वोकल है वो सिनेमैटिक है। अभी अपन वोकल पे जब आएंगे तो आप वोकल के सिनेमैटिक सुनना बैठ के। सिनेमैटिक वोकल का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि वो ना रिवर्ब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, रिवर्ब उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिक्स्ड होता है, और वहाँ पे प्रॉब्लम भी यही कि अगर आपने रिवर्ब अच्छे से मिक्स नहीं किया तो फिर वो काहे का सिनेमैटिक, पूरी मूवी फ्लॉप हो जाएगी। सो इट्स बेटर कि आप स्टीरियो विथ को अवॉइड करके वाइडनेस पे ध्यान दो। देखो स्टीरियो का मतलब वाइड नहीं होता, स्टीरियो का मतलब होता है लेफ्ट और राइट दो स्पीकर चल रहे हैं, आपके दोनों कानों को इंडिविजुअल टोन्स और इंडिविजुअल डेसिबल डिलीवर हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ विथ की, लेफ्ट से राइट के बीच का पूरा पोर्शन जो होता है वो विथ होता है, ठीक है। तो अब क्रिएटिव्स को अगर हम इन्वॉल्व करके सुने तो इस गिटार के साथ क्या हो गया, अब वो डिफरेंस आप नोटिस करो। हल्का सा साइकेडेलिक, और जो मेरा पहला पॉइंट था कि हम काउंटिंग एक रनिंग म्यूज़िक बनाएंगे ना, तो उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास वेव्स का एक मैंने ट्यूनर लगा रखा है जो कि 100% ट्यून पे चल रहा है, ठीक है। देन आई एम हैविंग एन EQ, बहुत हल्का हल्के से डिप्स हैं, देखो यार 0.5 की डिप है यहाँ पे, 3.5% कुछ कटा हुआ है, हाइज में बूस्ट है। नॉट ओनली फॉर दिस गिटार, ये डिपार्टमेंट मैंने डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है, ये डिपार्टमेंट मैंने गिटार के लिए डिज़ाइन नहीं किया है, ये एक डिपार्टमेंट है, और मुझे जो भी एलिमेंट मेरा फीका लगेगा, जिस भी एलिमेंट के अंदर मुझे लगेगा कि यार थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऐड करी जा सकती है, मैं वहाँ पर इस डिपार्टमेंट को यूज़ कर लूँगा, उस एलिमेंट को इस डिपार्टमेंट के थ्रू अपन इन्वॉल्व करा देंगे ट्रैक के अंदर, ठीक है। एक EQ है, देन आई एम हैविंग अ कंप्रेसर, फिर एक गेट लगा हुआ है। गेट भी देखो सिर्फ इस डिपार्टमेंट यानी कि गिटार के लिए नहीं लगा है, एक इंडिविजुअल गेट लगा है, एक बहुत कॉमन गेट लगा हुआ है, हर रूम का एक गेट होता है ना, बस एक गेट लगा है, गार्ड नहीं किया है मैंने किसी एलिमेंट को यहाँ पे। एक हमारे पास वाला का रिवर्ब है, प्लेट रिवर्ब, तो कि मेरे को अपने क्रिएटिव डिपार्टमेंट के अंदर एक रूम डिज़ाइन करना था कि वो रूम कैसा होगा, क्रिएटिव डिपार्टमेंट का जो रूम है ना वो कैसा होगा। एक कैबिनेट है मेरे पास कि लीक्स कैसे साउंड कराने। देन आई एम हैविंग अगेन एक रिवर्सर लगा हुआ है, एक बिट क्रशर लगा हुआ है। क्रशर इज़ अ फैमिली, पूरी की पूरी डिस्टॉर्शन की फैमिली क्रशर से ही शुरू होती है। देन अगेन अ कंप्रेसर, ठीक है, और गिटार ये रहा। बहुत बेसिक गिटार हैं। अब ये वाले जो गिटार है ना ये बहुत बेसिक हैं, इसको डीटी करके लेफ़्ट राइट करने में मज़ा आया। क्यों मज़ा आया? क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये इतनी इतनी छोटी सी चीज़ है कि अगर मैं खाली गिटार चला दूँ ये वाले तो वो तो दब जाएगी, करेक्ट। अब मुझे उसको सुनाना भी है मिक्स में, तो वहाँ पे मैंने डीटी करा। गिटार के अंदर ज़्यादा हाइज नहीं है, मिड्स मेरे वार्म है। अब गाने की हाइज कैसे लैक हो रही हैं? क्योंकि हमारे पास बेस बंद है। अब साथ में सुनो, जो बेस का सिंथ था, जो हमें खाली ड्रम्स के साथ सुनने में अजीब सा लग रहा था, अर्ली जजमेंट मत करो, पूरे गाने के साथ में सुन के देखो। गिटार्स के आते ही वो ऑटोमेटिकली शांत हो गया, मुझे इसको EQ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने हाइज में कहीं पे भी कुछ भी नहीं दबाया, सब कुछ आपके सामने है। हाइज में कुछ नहीं दब रहा, कुछ भी नहीं दब रहा।
एक इमेजर है जो कि उसको और ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है क्योंकि सिंथ बेस है, स्टीरियो में लगा रखा है, और उसके लो एंड को मैंने मोनो कर रखा है। कंप्रेसर है, आप कहीं से कहीं तक देखो, मैंने कहीं पे भी हाइज में काम किया है, बेस में नहीं किया। इवन तो अगर ये बस 2 में भी जा रहा है तो मेरे पास ये देखो हाइज और बूस्ट ही हो रही है, ठीक है, और हायर एंड पे कोई काम नहीं है, सूद भी लो एंड पे काम कर रहा है। सो ट्रस्ट मी, अगर आपको किसी एलिमेंट की हाइज चुभ रही है ना, एक बार उसको सारे एलिमेंट के साथ सुन के देख लो, फिर भी चुभे तो या तो उसकी वॉल्यूम कम करने की ज़रूरत है या फिर उसको EQ में ट्रीट करो, सिंपल सी बात है। अभी तक मैंने इसको सिनेमैटिक्स के बिना ही सुना रहा हूँ और मैंने सिनेमैटिक्स ऑन नहीं किया है, वो गाने की ब्यूटी है, लास्ट में ऑन करूँगा उसको मैं। एक बार गाने का हम रूट देख लेते हैं, ठीक है, ड्रम्स हो गया हमारे पास, मेलोडी होगी, अब गाने का सोल किधर है, क्योंकि अभी तक वो कन्वे नहीं हो रहा है जो एक कंपोज़र का पॉइंट है इस गाने के अंदर, कि भाई एक कामनेस हो, ब्यूटी की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई सामने वाली की ब्यूटी मुझे अच्छी लग रही है तो मैं उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अभी तक गाने को कॉम्प्लीमेंट करने वाला कोई एलिमेंट मेरे को नहीं मिला है या मैंने उसको ऑन नहीं किया है। तो अब हम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, गाने के अंदर वो कौन सा एलिमेंट है जो कि कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आपका जो थॉट है लिरिक्स का, आपका जो थॉट है कॉम्पोजिशन का, आपकी वोकल को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, वो रहे मेरे हर बार मेरा पियानो होता है या फिर गिटार ही होता है, क्योंकि 2 ही एलिमेंट होते हैं दोस्त, ठीक है। एक बार पियानो का मेन सुनते हैं। वोकल के साथ सुनो। बैठे निहारूं मैं कारीगरी इन आँखों की, बैठे बैठे निहारूं मैं मतलब एक लॉस्ट इन द वुड्स वाला सिनेरियो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ से सिनेमैटिक साउंड आना शुरू हुआ है, सिनेमैटिक्स ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना शुरू किया है। और पियानो में एक हाई सेक्शन का, मेरे पास हायर ऑक्टेव का पियानो अलग है यहाँ पे। अगर खाली पियानो रखता और सिर्फ ड्रम्स रखता, एक बार सुनो फिर अपन बात करेंगे। बैठे बैठे निहारूं मैं कारीगरी इन ये वाला कौन सा सिनेरियो हो गया कि भाई बात तो बहुत अच्छी पर बात में दम नहीं है, तो मेरे गिटार्स क्या कर रहे हैं ना, उस पूरे पॉइंट को एक एक्स्ट्रा वेट दे रहे हैं, ठीक है। एक एलिमेंट होता है ना वेट बनाने वाला, एक एलिमेंट का काम ही होना चाहिए कि वो वेट बना के रख रहा है कि भाई देखो, आर्टिस्ट जब गा रहा है, जब एक सिंगर अपना गाना रिकॉर्ड करता है तो उसके पास सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि उसको अपनी आवाज़ कंट्रोल में रखनी है, कि भाई उसका आज वोकल का सिनेरियो क्या है, वो सही से गा पा रहा है नहीं गा पा रहा है, प्लस में उसको गाने के साथ बैलेंस बना के चलना है, उसको रिदम के साथ बैलेंस बनाना है, उसको अपनी ब्रेथ कंट्रोल में रखनी है। इतनी सारी चीज़ों के अंदर ना वो एक चीज़ खो देता है कि उसको अपनी आवाज़ में ना दम रखना है, अपने डिलीवरी के अंदर एक मैच्योरिटी रखनी है कि वो जो भी कह रहा है। काफ़ी बार होता है ना कि बड़े बड़े लिरिक्स के गाने जब कोई पतली आवाज़ का सिंगर गाता है या फिर कोई बच्चा गाता है तो वो हमें क्यूट लगता है, गाना है ना क्यूट लगे, अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत है नहीं वैसे उस चीज़ से, पर सोल ख़त्म मत करो वरना वो फ़नी हो जाता है, गाने का इमोशन और ऐसा हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। एक भारी आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। काफ़ी सारे लोग अपनी रियल लाइफ पर्सनैलिटी में ऐसे होते हैं जो कि इतने एज वाइज बड़े नहीं होते, उनकी बॉडी इतनी बड़ी रिफ्लेक्शन नहीं ले रही होती चीज़ों के ऊपर, पर फिर भी उनकी बात में दम होता है, उनकी बात के अंदर एक प्योरिटी होती है, उनकी बात के अंदर एक मैच्योरिटी होती है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आ रहा है वहाँ पे। अब अगर आपका वोकलिस्ट एक्सपीरियंस लैक कर रहा है पर उसकी आवाज़ अच्छी है, अगर आप किसी के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो तो यहाँ पे वो सिनेरियो आता है। और अगर आप खुद से ही उसको, आप खुद के लिए ट्रैक बना रहे हो, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आप कितने भी बड़े हो जाओ, दुनिया बहुत बड़ी है बॉस, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो कोई और भी फील कर चुका है और उसने आपसे बेटर उस चीज़ को डिलीवर करके मार्केट में सप्लाई कर दिया है, ठीक है। सो
यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि आप कुछ बहुत अलग नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये हाँ, इमोशन सबके यार सेम ही होते हैं, नो डाउट, पर उनको फील करने का तरीका अलग अलग होता है, उनकी डिलीवरी अलग अलग होती है। तो मेरी डिलीवरी के हिसाब से यहाँ पर जब रिकॉर्ड किया गया वोकल, तो मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा ना लॉस्ट एंड नम्ब के हिसाब से रिकॉर्ड किया। देखो, कारीगरी इन आँखों की, बैठे बैठे जो मैं गा रहा हूँ वो सेम चीज़ मेरा पियानो कर रहा है। एक बार को वोकल हटा के मैं सिर्फ पियानो सुनता हूँ। अब जो मैं डिमांड कर रहा हूँ उसको फुलफिल कर रहे हैं मेरे गिटार्स। बेसिकली हमारे पास एक आइडिया होता है, एक आइडिएशन होता है, ठीक है। हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, पर हम कुछ अचीव कर पाते हैं, पर कैसा हो कि हम जो भी सोच रहे हैं वो अचीव कर लें। मशीन में तो पॉसिबल है ना भाई, रियल लाइफ में आप एक साथ 10 काम नहीं कर सकते, पर मशीन तो कर सकती है ना। तो एक जो मेरा वोकल प्रेजेंट कर रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास पियानो है। एक एक्चुअली में जो लिरिक्स चाहते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास गिटार्स हैं। और जो कॉम्पोज़र कह रहा है कि यार थोड़ा सा रश होता रहे गाने के अंदर, उसके लिए मेरे पास ये वाला एलिमेंट है। सिंपल काम डन। अब आप गाने का कोई भी पोर्शन चला लो, मेरा प्रोडक्शन में देखो शुरू से लेके एंड तक ये एलिमेंट चल रहा है, इतना इतना पोर्शन चल रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपके पास एक एलिमेंट या फिर एक फैमिली सेट ऐसा होना चाहिए जो कि आपने रियलिटी में डिलीवर किया है। अगर आप एक वोकलिस्ट हो तो, या फिर किसी और वोकलिस्ट ने डिलीवर किया है, तो उसकी आवाज़ का डुप्लीकेट एक एलिमेंट होना चाहिए, डुप्लीकेट कैरेक्टरिस्टिक्स का एक अपने पास एलिमेंट होना चाहिए। एक वो जो कि लिरिसिस्ट मांग रहा है, जो सोच के उसने लिखा है, ठीक है। एक ये कि जो आपका कॉम्पोज़र मांग रहा है। कोई शर्म वाली बात नहीं, तीनों जॉब अगर आपने खुद ने करे हैं, पर उन तीनों को अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात भी मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप खुद से अपने ट्रैक को बना रहे हो तो आपको एक कैरेक्टर में आना पड़ेगा। बीइंग अ ड्रमर आपको फील करना पड़ेगा, बीइंग अ बेसिस्ट फील करना पड़ेगा, एक इंजीनियर की तरह सोचना पड़ेगा गाने के अंदर। अलग अलग जॉब में जाके अलग अलग बोल के अंदर अपने आप को डिप करके आपको एक नया फ्लेवर बनाना पड़ेगा हर बार अपने गाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा गाना यहाँ पे डन। एक मेरे पास प्रॉपर गाने की रूट सामने आ गई है, ठीक है। ड्रम्स बेस सब सेकेंडरी है, पहले है ये सोल, पहले आत्मा बनाओ, ठीक है, उसके बाद शरीर बनाएंगे, ठीक है। और जान डालने के लिए मिक्सिंग होती है। ये सारे मोमेंट्री एलिमेंट्स हैं, ठीक है। म्यूट्स वगैरह जो चल रहे हैं, एक सोलो चल रहा है, मोनोज मेरे पास सेम काम कर रहे हैं। जो ये सारे एलिमेंट कर रहे हैं ना, ये सारा का सारा पूरा एक काम मेरे मोनोज कर रहे हैं, पर क्योंकि वो गाना एक्सेप्ट कभी नहीं करता, ठीक है। मोनोज के लेयर को मैंने 5.1 में डाल रखा है, पीछे बैक्स में चल रही है मोनोज। अगर कोई ये गाना 5.1 में सुनेगा तो लेफ़्ट एंड राइट वाले लोगों के लिए, जो लोग स्टीरियो में सुन रहे हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं, और जो 5.1 में सुन रहा है, जो थिएटर में सुन रहा है, उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दोनों लोगों का ध्यान रखो अपने गानों के अंदर। ठीक है, बस हो गया गाना। सिनेमैटिक्स तो भाई एंड में खोले जाएंगे। चलो, गाने के अंदर बहुत देर बाद किक आई है, ठीक है। जब किक देर से आती है ना, तो लगना चाहिए कि एक तो कोई देर से आए और ऊपर से उसका आना ना आना बराबर ही लगता रहे, तो ये बात ना कोई सेंस नहीं बनाती। कोई एलिमेंट अगर आपका देर से इंट्रोड्यूस हो रहा है, किक हो गया, स्नेयर हो गया, या कोई सोलो हो गया, तो लगना भी चाहिए ना कि चलो यार देर से आया, गाना अभी तक खाली खाली चल रहा था, पर जब आया तब मज़ा आ गया। पुराने सारे गिले शिकवे दूर हो जाने चाहिए एलिमेंट के, ठीक है। तो किक को इस तरीके से ब्लेंड करो कि वो आए। अब एक तो सरदर्दी वाली किक होती है कि एक तो देर से आई, ऊपर से आती पूरा मिक्स ख़राब कर दिया, तो उससे बेटर भाई आती नहीं, ठीक है। एक किक ऐसी होती है कि आती है और वाह यार मज़ा आ गया, कि अगर हाँ यही कमियाँ कर रही थी, इस टाइप के कॉम्प्लीमेंट अगर कर रही है आपकी किक, या अचीव कर रही है ये वाला टास्क, ये वाला नेचर, तो डेफिनेटली उस किक को रखो गाने के अंदर और उसको वैसा ही ट्रीट करो। तो मैंने यहाँ पे किक की ट्रीटमेंट में कुछ ऐसा किया है।
पहले तो वही बेसिक रूल, अच्छे एलिमेंट चूज़ करोगे तो कम EQ करना पड़ेगा, वोकल से क्लैश ना करे, गिटार से क्लैश ना करे, उसके लिए 1000-1100 के आसपास की एक डिप है। देन अगेन सटल कंप्रेसर, वही 3 dB का रिडक्शन, क्योंकि बिना इसके भी किक मेरी अच्छी चली रही है और मेरे पूरा ड्रम सेट ही कंप्रेस्ड होके आ रहा है। आई एम हैविंग अ ट्यूब कंप्रेसर फॉर होल ऑफ माई ड्रम किट। देन गल्फोज है जो कि इसको टोन बैलेंस करके रखा हुआ है, और सूद है जो कि लोअर मिड्स वगैरह में काम कर रहा है। ठीक है, हमेशा ड्रम्स को इंडिविजुअल मिक्स करने के बाद एक एक एलिमेंट को अगर आपने क्लीन कर लिया है, उसके बाद एक बस बनाओ, बस बना के उस बस को मिक्स करो। अब आप तो ट्रीट करो कि आपके पास वो एक बस ही है जो है, ठीक है। जब तक आपको बहुत फाइन डिटेल्स पे काम नहीं करना है, तब तक इंडिविजुअल एलिमेंट को मत डिस्टर्ब करो। अगर आपने मिक्स कर लिया है तो आप बस से कंट्रोल करने का ट्राई करो, ठीक है। पियानो के अंदर लोज नहीं है, ठीक है, तो पियानो के अंदर जो एक्स्ट्रा लोअर पोर्शन है उसे मैंने काट दिया। एलिमेंट क्योंकि बहुत नीट एंड क्लीन है, पियानो काफ़ी अच्छे प्लगइन से आ रहा है मेरे पास, तो मुझे उसके हाई एंड में काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। देन आई एम हैविंग अ हाई रेंज पियानो, सेम गोज़ फॉर दिस, ठीक है। गेन स्टेज अच्छा है तो वैसे भी क्लैश नहीं करेगा एलिमेंट आई, ठीक है। देन सॉलिड्स में सेम, गल्फोज एक टोन बैलेंस कर रहा है और सूद जो है वो लोअर मिड में काम कर रही है। देन गिटार्स, ओके। अब गिटार्स का क्रिएटिव तो काम चल ही रहा है, पर क्रिएटिव्स में भेजने से पहले भाई किसी भी, अच्छा एक बात बताता हूँ, अगर आपका कोई एलिमेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको क्रिएटिव्स में मत भेज देना, वो बदसूरत हो जाएगा। क्रिएटिविटी भी वहीं अच्छी लगती है जहाँ पे ऑलरेडी बिना क्रिएटिविटी के भी एलिमेंट अच्छा साउंड कर रहा होता है, ठीक है। तो विदाउट क्रिएटिविटी अगर मैं इसको रॉ सुनता हूँ, अगेन सीधा आउटपुट से लेते हैं, गिटार की फुल रेंज मेंटेन करने के लिए गेन है। इसका EQ लगा के दिखाता हूँ, इसका कंट्रोल देखो आप, अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो काफ़ी कंट्रोल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए वो, बस ये रेंज है। इतना इतना मेरे काम का है, बाकी ये सब कॉम्प्लीमेंट्री फ्रीक्वेंसीज हैं। मैं जब भी कहता हूँ कि इतना पोर्शन काम का, उसका मतलब ये नहीं कि लेफ्ट और राइट सारा डिलीट कर दो, हटा दो, पर उनको आप हल्का सा ना एक स्लोप के वे में रख सकते हो कि मेन हमारा ऊपर रहेगा, बाकी लेफ्ट नीचे रहेगा और राइट ऊपर रहेगा, एक इस तरीके का बॉल शेप बना सकते हैं अपन। देन क्रिएटिव्स में जाने के बाद सॉलिड में अच्छा खासा मिक्स हुआ होगा, अगेन अ टोन टोन टोन, दैट इज़ इट, ओके। ठीक है, वोकल पे जंप करते हैं। वोकल में ओके थोड़ी सी ज़्यादा प्रोसेसिंग है, क्योंकि वो फील मेंटेन करने के लिए, देखो यार डिलीवर होने के बाद भी ना आप रॉ नहीं रख सकते, तो आपको उसको EQ करना पड़ेगा, आपको एक टोन बनानी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे EQ लगाने पड़ रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने अच्छा रिकॉर्ड नहीं किया, फिर आपका वोकलिस्ट अच्छा नहीं है, फिर आपका टोन नहीं समझ में आ रहा है। काफ़ी बार टोन बनाने के लिए भी EQ करना पड़ता है। अब एक EQ पे लोड ना देना हो तो आप मल्टीपल EQ लगा सकते हो, मल्टीपल कंप्रेसर लगा सकते हो, ठीक है। एक बार अपन ड्राई सुनते हैं इसको, लेट्स सी। कारी इन आँखों की बैठे बैठे निहारूं मैं, कारीगरी इन आँखों की बैठे बैठे निहारूं मैं। वोकल के विब्राटोस को कंट्रोल करने के लिए मैंने ऑटो ट्यून लगाया है, और स्केल को बहुत हल्का सा बाउंड कर रहा है ऑटो ट्यून। प्लस में ऑटो ट्यून का एक काम ये भी होता है कि भाई अगर आपकी वोकल एकॉस्टिक है, जो कि ऑफकोर्स एकॉस्टिक ही होती है वोकल, तो उसको आप एक एनालॉग म्यूज़िक के साथ सिंक कराने के लिए वोकल के अंदर ही आप अपने एनालॉग फ्लेवर डाल सकते हो, ठीक है। कारीगरी इन वोकल ऑलरेडी प्रीएम्प से रिकॉर्ड हुई है, प्रीएम्प के अंदर कंप्रेसर वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड थी, पर उसके बाद भी मैंने एक और प्रीएम्प यूज़ किया है जिसका काम प्रीएम्पिंग नहीं है, पर उससे मैं लोज और हाइज को कंट्रोल कर रहा हूँ, बस खाली डायनेमिक रेंज सेट कर रहे हैं। कारीगरी इन आँखों की बैठे बैठे निहारूं मैं।
हल्का सा लोज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इंटरफेयर करने से, ठीक है। और जो लोज को मैंने रिस्ट्रिक्ट किया था उनको अल्टीमेटली हटा भी दिया है। कारीगरी इन आँखों की, देन वी हैविंग अ कंप्रेसर। कारीगरी इन आँखों की, बैठे बैठे। गेन के लेवल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कंप्रेसर लगाने के बाद आप उसको दोबारा मेकअप करो, गेन ख़त्म नहीं होना चाहिए गाने का। देन वी हैविंग अ लो मिड सेक्शन। कारीगरी इन आँखों की, बैठे बैठे निहारूं मैं। बहुत छोटे छोटे रिडक्शन इसके अंदर। एक क्रैकल है जो कि गाने के क्लिक्स एंड पॉप्स को फिक्स करता है। देन वी हैविंग अ EQ, बहुत छोटा सा EQ है, बहुत छोटा सा EQ है। कारीगरी इन आँखों की। विजुअल इफेक्ट्स का कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि एक छोटा सा कॉम्पैक्ट EQ आपके पास है तो ना आप उससे ज़्यादा बड़े बड़े रिडक्शन नहीं करोगे, उससे आप छोटे छोटे रिडक्शन ही करोगे। और एक फुल फ्लेज बड़ा बैंड का EQ खोल दिया, Pro Q3 खोल दिया, या फिर कोई और बड़ा विजुअलाइजर वाला EQ खोल दिया, तो ना जाने कितना अंट का शंट आप काटते चले जाओगे, पर उतनी कटाई की ज़रूरत होती नहीं है। कारीगरी इन आँखों की। लोज को डिस्टर्ब नहीं किया, मेरे लोज यहीं पे बन गए थे, मैंने V76 से लोज बना दिए थे, EQ से उसको बेल्ट कर दिया था, कंप्रेस करके पैक कर दिया, तो लोज अब डिस्टर्ब नहीं करे जाएंगे गाने के। अब बात हो रही है मिड की। 3.5 जो कि हल्का सा एक रेजोनेंस वाला पोर्शन होता है, हल्का सा एक हार्शनेस वाला पोर्शन होता है, तो उसको कम करने के लिए रिडक्शन भी यहाँ पे बहुत छोटा है। आप देख सकते हो 2 और 4 के बीच में, यानी कि 3 dB के आसपास का रिडक्शन है बस। हाइज में बूस्ट कितना है, 1.5 या 2 dB का रिडक्शन है। ड्राइव बिल्कुल भी नहीं है, गेन वही रखा गया जो शुरू से चल रहा आ रहा है। कंप्रेसर के बाद भी मैंने गेन मैच करके वहीं लेके आया, और EQ के बाद भी मैंने गेन वहीं लेके आया, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इंडिविजुअल वोकल की बात कर रहा हूँ। देन अगेन वी हैविंग एन EQ। कारीगरी इस वाले पोर्शन के अंदर जो मैंने EQ काट दिया था, ये EQ लगा इस बेल्ट के ऊपर है, 40 पे लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लो कट कितने का है, 86 का है। EQ एक्टिव 40 में, पर इसका काम चल रहा है 86 के बाद, देखो 115। इसका एक्चुअल काम चल रहा है इस बेल्ट में, विच इज़ द बेल्ट ऑफ 130 to 150 के बीच में। डायरेक्टली बेल्ट के ऊपर इम्प्लाई करने से बेटर है आप उसके साइड में लगा लो EQ, क्योंकि मैंने बोला ना वोकल को मुझे हल्का सा कर्व करना है। मेरे लिए काम की फ्रिक्वेंसी ये है, जो गिटार के लिए है, जो पियानो के लिए है, वही वोकल के लिए भी होगी। तो टोन जो बनी है वो यहाँ से बनी है, जो टोन की शेपिंग हुई है, जो मैंने टोन शेप करी है वोकल के अंदर, वो इस वाले EQ में बनी है। कारीगरी इन आँखों की। हल्का सा लग रहा है कि वॉल्यूम लॉस हो गई है, पर वॉल्यूम लॉस नहीं हुई है, बेस रिड्यूस हो गया है, बस बॉडी को मैंने कम कर दिया है यहाँ पे। देन वी हैविंग अ सैचुरेशन, जो कम हुआ है उसको वापस से रीगेन करने के लिए। कारीगरी इन आँखों की। यहाँ से सैचुरेशन में जो बूस्ट आया है उसको फाइनल गेन में कम किया गया है, ठीक है। तो गेन शुरू से लेके आखिरी तक गेन स्टेज को संभाल के रखो, एक एक dB का ध्यान रखो। अब ये मेरे पास ये वोकल वेस्ट, ये वोकल वेस्ट, अब ये है फाइनल करेक्शन, ठीक है। एक सब्ट्रैक्टिव EQ जिसकी अपन बात करते हैं ना, ये है EQ। कारीगरी इन। अब यहाँ पे आपको बहुत अजीब लगेगा कि यार अभी तक वोकल सोलो इतनी बढ़िया साउंड कर रही थी, कारीगरी क्योंकि अब यहाँ से मिक्सिंग हुई है म्यूजिक के साथ में। तो अब म्यूजिक के साथ सुन के देखते हैं अपन। कारीगरी इन आँखों की। अब क्या लग रहा है कि म्यूजिक इतना भारी हो गया कि वोकल दब गई है, तो इसीलिए ये वाला EQ किया गया। कारीगरी इन आँखों की, बैठे बैठे निहारूं मैं। कारीगरी इन। वापस से सब कुछ वहीं सेटल हो गया जहाँ था। देन DSR। कारीगरी इन आँखों की, बैठे बैठे निहारूं। वी हैविंग अ डिले। कारीगरी इन आँखों की। डिले पे मैंने रिवर्ब लगाया है। अगर मैं सोलो सुनता हूँ डिले के साथ में, तो डिले को हमने एक बार यहाँ पर प्रीफिक्स में सुन के देखते हैं। कारीगरी इन आँखों की। क्योंकि सिनेमैटिक्स के जो बैक्स होते हैं उनको एक सर्टेन अमाउंट तक ही फिल किया जा सकता है, उससे ज़्यादा आप उसको फिल कर नहीं सकते। तो एक हल्का सा रिस्ट्रिक्शन है इस पोर्शन में हमारे पास कि हम डिले को जो है ओवरलैप नहीं करा सकते मेन वोकल से। चलो बैक टू द नॉर्मल सेटिंग। उसके बाद हमारे पास बस 13 में एक स्प्रिंग रिवर्ब है। काफ़ी बार स्प्रिंग रिवर्ब जो होता है ना, एक कम रूम के अंदर
आपको काफ़ी अच्छा फ्लोरल वाइब दे सकता है। तो अच्छे अच्छे स्प्रिंग रिवर्ब्स आते हैं मार्केट में, उनको आप ट्राई करो, सुनो। सिर्फ प्लेट और रूम तक मत सीमित रहो, स्प्रिंग रिवर्ब्स को भी यूज़ करके देख सकते हैं अपन। सिनेमैटिक्स जो हैं, जो कि मेरे स्नेयर को सपोर्ट कर रहा है, एक बार खाली सिनेमैटिक्स सुन के देखते हैं हम। इतने ही पोर्शन पूरे गाने को एक एक्स्ट्रा वेट प्रोवाइड करा रहा है ड्रम्स के साथ में, सुनो। गाने का जो वेव फॉर्मेशन बन रहा है ना, ये वाला जो वेव फॉर्मेशन बन रहा है, ये सिनेमैटिक्स के थ्रू, बेस के थ्रू, किक के पैटर्न के थ्रू और गिटार की मेलोडी के थ्रू बन रहा है। पियानो के थ्रू नहीं बन रहा है, क्योंकि पियानो तो मेरी वोकल को रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे। और अल्टीमेटली वी हैविंग सम हारमोनीज जिनको बहुत ही माइल्ड EQ किया गया है। मतलब देखा जाए ना, देखो प्रोडक्शन अगर अच्छा होता है तो एक लाइट, एक ईजी मिक्स के अंदर भी आपका गाना काफ़ी अच्छा डायनेमिकली साउंड कर सकता है। तो मैं इस पूरे गाने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये गाना रिलीज़ हो चुका है, आप इस गाने को सुनो और लेट मी नो। अगर इस वीडियो के रिलेटेड अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम इवन। सो दिस वॉज कारीगरी बाय रियत्या, स्ट्रीमिंग ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। एक और लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि अगर किसी गाने के अंदर आपके पास इस टाइप की वोकल है, जो कि रेंज बाउंड वोकल के अंदर हम काउंट करते हैं, जिसके अंदर आपके डायनेमिक्स का लोअर और डायनेमिक्स का हाई, एक हायर हाई बहुत कम ही लग रहे हैं, तो वहाँ पर कंप्रेसर माइल्ड रखा जाता है। देखो मैंने पूरे की पूरी वोकल प्रोसेसिंग के अंदर ना 2 ही कंप्रेसर लगाए हैं। एक मेरा ट्यूब कंप्रेसर है जिसका रिडक्शन बहुत छोटा रिडक्शन है, और दूसरा प्रो C3 जो C2 कंप्रेसर है। अब C3 भी आ गया बाज़ार में। C2 और C3 सेम काम करते हैं, बट आई प्रेफर C2 इवन, क्योंकि इसके कंट्रोल्स मुझे अच्छे लगते हैं। खैर, एक स्ट्रीमलाइन जब कंप्रेसर किया जाता है, हम जब एक कंप्रेसर को हमारे मिक्स के अंदर लेके आते हैं ना, तो हमें देखना है कहीं वो हमारा टोन, कहीं वो हमारा कलर तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। और अगर आपको पता है कि वो डिस्टर्बेंस आपको चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर आपके फेवर में आ रहा है वो, तो ही कंप्रेसर को चेंज करो। एल्स आप जितने आपके डॉ के खुद के दिए हुए एक गिवन कंप्रेसर सेट जो आपको मिला होगा, जो भी डॉ आप यूज़ कर रहे हैं, आप लॉजिक कर रहे हैं, FL कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी अगर आप कंप्रेसर भी यूज़ कर रहे हो, तो जितना न्यूट्रल कंप्रेसर आप यूज़ कर सकते हो उतना ज़्यादा बेटर होगा वो आपके लिए। सो सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। आप इसको, ट्रैक को कंज्यूम करो, इस पूरी थ्योरी को समझो, अपने मिक्सेस को इम्प्रूव करो, और कोई भी डाउट लगे सो यू कैन कमेंट बिलो एंड DM टू मी। बाय बाय।